हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस नेट पाठशाला। और आज का टॉपिक है आईसीटी। आईसीटी की फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और इस वीडियो में हम देखेंगे जनरल एब्रीविएशन और कुछ टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू आईसीटी। इस वीडियो का सेकेंड पार्ट भी आएगा और हो सकता है थर्ड पार्ट भी आए। आई डोंट नो इफ आई विल बी एबल टू कवर दिस इन टू वीडियोज, अदरवाइज विल ऐड वन मोर वीडियो, थर्ड वीडियो, but I think not more than that. So I'm just talking about this part, the first part where we talk about the general abbreviation and terminologies. तो नेक्स्ट स्लाइड में हमने सिलेबस भी दिखाया हुआ है। तो इस सिलेबस में आप देखो तो हम सबसे पहले ये वाला पार्ट कवर कर रहे हैं, जनरल एब्रीविएशन टर्मिनोलॉजीज। उसके बाद बेसिक ऑफ इंटरनेट, ईमेल, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे दूसरी वीडियोस में, आगे आने वाली वीडियोस में। और देन वी विल कवर डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन, आईसीटी एंड गवर्नेंस। सो ये पूरा सिलेबस है जो आईसीटी का है। इसके अलावा मैंने दो टॉपिक्स पहले ही कवर कर दिए हैं, जो कि नंबर सिस्टम और एमएस एक्सेल है। तो वो वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, तो जाके वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं। वो एकदम सेपरेट टॉपिक है, इससे कुछ रिलेशन नहीं है, तो वो वीडियोस आप देख सकते हो। सबसे पहले आईसीटी की डेफिनेशन पे आ जाते हैं। आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन क्या होता है। इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन कोई फैक्ट हो सकता है या फिर कोई कोई एक्सप्लेनेशन हो सकती है। तो जो भी मतलब ह्यूमंस ने रिसर्च किया अभी तक, तो वो एक रिसर्च का जो भी आउटपुट निकला है, या फिर कह लो, या फिर कैसे वो रिसर्च करी है, तो ये सब इंफॉर्मेशन है। मतलब कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन या फैक्ट हो गया, तो इसको इन्फॉर्मेशन कहते हैं। एंड कम्युनिकेशन क्या होता है? हमारा ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। तो और इन दोनों चीज़ों को जो टेक्नोलॉजी इनेबल करती है वो आईसीटी होती है। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सो ये एक अम्ब्रेला टर्म है। और आगे इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार, फिर इसको समझते हैं। आईसीटी इज एन अम्ब्रेला टर्म फॉर द हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम यूज टू क्रिएट, प्रोसेस, स्टोर, ट्रांसमिट एंड मैनेज डेटा। अब इंफॉर्मेशन क्या है? हमारा एक तरीके का डेटा ही है। तो आईसीटी एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर ये सब चीज़ें आती हैं, जो कि हमें बेसिकली इनेबल करती है कम्युनिकेट करने में और स्टोर करने में डेटा प्रॉपरली। डेटा या इंफॉर्मेशन सेम चीज़ है। तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, ये सब चीज़ें इनेबल करती हैं हमें कम्युनिकेट करने में और डेटा मैनेज और स्टोर करने में। हार्डवेयर हमारा क्या होता है? जिससे हम फिजिकली इंटरेक्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर का एग्जांपल हो गया जैसे विंडोज़, जो हमारे लैपटॉप में काम करती है, जो जिसमें हम सारे लॉजिक वगैरह लिखे होते हैं और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं बेसिकली सॉफ्टवेयर। उसके बाद नेटवर्क्स आता है। नेटवर्क्स हमारा लैन, इंटरनेट, ये सब चीज़ें आती हैं नेटवर्क में। और टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम हमारा होता है जैसे टेलीफोन वगैरह हो गया, कॉल करना, और फैक्स वगैरह हो गया, एसएमएस एक्सेट्रा। अब ये यूज़ किए जाते हैं क्या? क्रिएट करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, स्टोर करने के लिए, ट्रांसमिट और मैनेज करने के लिए डेटा को। तो ये हो गया हमारा कि सबसे पहले आईसीटी के अंडर क्या आता है जो आईसीटी को इनेबल करता है, वो ये सब चीज़ें आती हैं। आईसीटी में हम करते क्या हैं? ये करते हैं, क्रिएट करते हैं, प्रोसेस, स्टोर, ट्रांसमिट एंड मैनेज डेटा करते हैं। अब आगे देखते हैं क्या लिखा डेफिनेशन में। इट एक्सटेंड बियॉन्ड ट्रेडिशनल आईटी टू इंक्लूड मॉडर्न डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक इंटरनेट, cloud services and mobile devices, facilitating communication and information access in business, education and daily life. इसमें ये बताया कि ट्रेडिशनली हम आईटी को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को सिर्फ किस लिए यूज़ करते थे? जैसे एक्सेल बना लिया हमने, स्टोर कर लिया डेटा एंट्री कर ली, और उस पर कुछ हमने थोड़ा बहुत एनालिसिस कर लिया। तो ट्रेडिशनली आईटी इसीलिए यूज़ होता था। पर लेकिन आईसीटी में और भी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, कि जैसे कि इंटरनेट हो गया हमारा, क्लाउड सर्विसेज, मोबाइल डिवाइसेस, ये भी आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो के अलग अलग सेक्टर्स में यूज़ हो सकता है, जैसे बिजनेस हो गया हमारा, एजुकेशन, डेली लाइफ में हम फ़ोन को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं आजकल। तो ये आईसीटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया है हमारी लाइफ का भी। सिलेबस मैंने एक बार अभी डिस्कस कर लिया था, तो इस स्लाइड को स्किप करते हैं। अब सबसे पहले कंपोनेंट ऑफ आईसीटी में आ जाते हैं। तो इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजीज़ की बात की है सबसे पहले। तो इंटरनेट हमारा क्या होता है? इंटरनेट हमारा एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको यूज़ करके
एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में हम कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं और फिर कम्युनिकेट कर सकते हैं। एंड वेब टेक्नोलॉजीज़ क्या होती हैं, जो कि इस इंटरनेट के कम्युनिकेशन को इनेबल करती हैं। जैसे हमारा वेब ब्राउज़र हो गया, तो वेब ब्राउज़र पे हम जाके और कोई भी वेबसाइट एक्सेस कर सकते हैं ना, उसी तरीके से। और हमारे फ़ोन में भी, जैसे अगर तुम कोई ऐप इंस्टॉल करते हो तो वो भी कहीं ना कहीं वेब से कनेक्ट करता है। जैसे कि कोई बैंकिंग एप्लीकेशन हो गई, तो उसमें हमारा जो बैंक अकाउंट फेच होता है, तो वो कहीं ना कहीं एसबीआई के सर्वर पे से, या फिर कोई भी बैंक होगा उसके सर्वर पे से फेच होता है, करेक्ट। तो वो ये सब चीज़ें वेब टेक्नोलॉजीज़ के अंदर ही आ जाती हैं। टेलीकम्युनिकेशन क्या होता है हमारा, वॉइस कॉल्स हो गए, वीडियो कॉल्स हो गए, और हमारा फैक्स हो गया, ये सब चीज़ें टेलीकम्युनिकेशन के अंदर आती हैं। सिस्टम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अगर मैं एक्सप्लेन करूँ, तो सिस्टम हार्डवेयर हमारा होता है जिससे हम फिजिकली इंटरेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारा कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, तो हम इनपुट दे सकते हैं हार्डवेयर का यूज़ करके, और आउटपुट भी ले सकते हैं। जैसे हमारा मॉनिटर हो गया, तो उसे हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो वो हार्डवेयर होता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है हमारा, ये सिर्फ एक लॉजिक होता है, या फिर सेट, इसको बेसिकली सॉफ्टवेयर जो होता है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो कि फॉलो होते हैं किसी भी इवेंट पे। जैसे कि हमने कहीं पे भी कोई भी माउस क्लिक किया, तो वो क्लिक इवेंट किया हमने, तो सॉफ्टवेयर में लिखा होता है कि इस क्लिक पे क्या क्या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हमें फॉलो करने हैं। जैसे कि कंट्रोल सी जब हम करते हैं तो कॉपी हो जाती है, क्लिपबोर्ड में हमारा कॉपी हो जाता है टेक्स्ट। तो ये सब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो ऑपरेटिंग सिस्टम में लिखे हुए हैं कि जब भी कोई कंट्रोल सी दबाए तो ये कॉपी हो जाना चाहिए क्लिपबोर्ड में। तो इस तरीके से ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं सॉफ्टवेयर में, जो कि फॉलो होते हैं किसी भी इवेंट पे। साइबर सिक्योरिटी आजकल के टाइम पे बहुत बड़ा टॉपिक बन चुका है, क्योंकि हम एक्सटेंसिव यूज़ कर रहे हैं आज के टाइम में इंटरनेट का बहुत सारी चीज़ों के लिए। जैसे यूपीआई के लिए भी यूज़ कर रहे हैं हम, मोबाइल बैंकिंग, ये सब चीज़ें आ गई हैं। तो साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन हमारा हो रहा है, जैसे यहाँ से, हाँ, तो जैसे कि हम कोई भी ट्रांज़ैक्शन करते हैं बैंकिंग एप्लीकेशन से, तो ज़रूरी है कि वो एक सिक्योर चैनल के थ्रू पास होनी चाहिए वो रिक्वेस्ट। और फिर वहाँ पर भी जो जो हमारा डेटा है, जो हमारा बैंक के पास सेव्ड है, जो भी हमारी केवाईसी है, जो भी हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, वो सिक्योर हो। तो इसीलिए साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में, और इस पे फोकस करना भी उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डेटा एंड मल्टीमीडिया, इसके अंडर भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये भी एक मल्टीमीडिया ही है। तो इसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, और इसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन भी पास ऑन कर सकते हैं। इसमें एंटरटेनमेंट भी आ जाता है, मूवीज़ जो हम देखते हैं, सॉन्ग्स जो हम सुनते हैं, तो ये सब चीज़ें डेटा एंड मल्टीमीडिया के अंडर आता है। तो आगे देखते हैं। अब बेनिफिट्स ऑफ आईसीटी पे चलते हैं। बेनिफिट्स तो मतलब हम अभी तक भी काफ़ी बेनिफिट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पर एक बार देख लेते हैं कि क्या-क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला ऑटोमेशन हो गया। अब ऑटोमेशन क्या होता है कि कोई भी मैनुअल जो टास्क है उसको ऑटोमेट करना। सो ऑटोमेट करना मतलब कि मतलब ऑटोमेटिकली वो एग्जीक्यूट होना चाहिए टास्क। मतलब कोई टास्क है जो रिपीटेड टास्क है, जो को जैसे कि कोई जैसे कि जैसे कि शेड्यूल करना। जैसे ये हम यूट्यूब पे वीडियो शेड्यूल करते हैं कि इस टाइम पे ये वीडियो जो है पब्लिक हो जानी चाहिए, या फिर ये वाली जो पब्लिश हो जानी चाहिए, ये वाली वीडियो। तो ये एक तरह का ऑटोमेशन ही हुआ, क्योंकि हमें मैन्युअली हमें जाके वहाँ पे पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये टास्क खुद ही ऑटोमेट हो जाएगा। मतलब जब 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 जिस टाइम के लिए हमने उस वीडियो को शेड्यूल किया, तो वो ऑटोमेटिकली पब्लिक हो जाएगी। तो वो ऑटोमेशन हो गया। तो इससे हमारा काम बच गया बहुत सारा। और कोई भी जैसे डेटा प्रोसेसिंग हो गई, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। जैसे कि हमें कस्टमर से कोई भी फॉर एग्जांपल कोई डेटा मिल रहा है एक्सेल की फॉर्म में, और हमें उसे ट्रांसलेट करना है हमारे रीडेबल फॉर्म में। तो ये इसका एक तरीका तो ये है कि हम मैन्युअली उस डेटा को देखें, समझें, और फिर उसको ट्रांसलेट करें। और जब हम अगर हमें पहले से ही पता है कि ये डेटा ये फिक्स्ड रहेगा और इस पे ये ट्रांसफॉर्मेशन करने हैं, तो हम आईसी मतलब कंप्यूटर का यूज़ करके कुछ इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दे सकते हैं। तो फिर ये जो सारा जो प्रोसेस है उसको ट्रांसलेट करने का उस डेटा को, तो वो ऑटोमेट हो जाएगा। तो ये ऑटोमेशन के अंदर आता है। उसके बाद रिमोट एक्सेस।
ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब अगर हमें कोई भी चीज़ जैसे कि मेरे को कोई दूसरा कंप्यूटर एक्सेस करना है जो कि दुनिया के दूसरे कोने पे है, किसी और कंट्री में है वहाँ पे वो कंप्यूटर, तो मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं से ही उसको कंट्रोल कर सकता हूँ। तो ये रिमोट एक्सेस हो गया। जैसे कि हाँ, इसका एक एग्जांपल हमारा वेब कैम भी है। जैसे हमारा वेब कैम है तो घर पे लगा होता है, पर हम उसे कहीं पे भी बैठ के देख सकते हैं, तो ये एक तरह से रिमोट एक्सेस हो गया। तो सिक्योरिटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, मतलब इस केस में सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट हो गया। बाकी इसका यूज़ केस तो बहुत वाइड है। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी हो गया है। पिछले स्लाइड में हमने देखा था कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। और आगे बढ़ते हैं। और साइबर साइबर सिक्योरिटी में एक पॉइंट और कहूँगा कि जो भी हम वेब से जो ट्रांसफ़र करते हैं डेटा, वो सिक्योर बनाने के लिए हम इनक्रिप्शन करते हैं। जो एक बेसिक मेथड जो यूज़ होता है वो इनक्रिप्शन का होता है। जैसे व्हाट्सएप में आप लोगों ने सुना होगा एंड टू एंड इनक्रिप्शन होता है। अब वो होता क्या है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे जो मैसेज मैं यहाँ से सेंड कर रहा हूँ उसको ना इनक्रिप्ट कर दूंगा। मतलब जो असली मैसेज है उससे कुछ चेंज कर दूंगा, पर वो कैसे चेंज किया है वो सिर्फ सेकंड मतलब जो दूसरा यूज़र है, दूसरे एंड पे जो यूज़र है, सिर्फ उसको पता होगा कि उसमें से एक्चुअल जो मैसेज है उसको कैसे निकालना है। तो उसे हम डिक्रिप्शन कहते हैं उसको हम। तो इधर से होता है इनक्रिप्शन, उधर से होता है डिक्रिप्शन। उसके बाद डेटा स्टोरेज एंड मैनेजमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैंक के पास इतना सारा डेटा होता है हमारा, और जो छोटी छोटी वेबसाइट्स हैं, इवन फेसबुक के पास भी हमारा इतना सारा डेटा है, तो उसको स्टोर करना और मैनेज करना ये सब भी आईसीटी के अंडर ही आता है। कनेक्टिविटी हो गई हमारी, कनेक्टिविटी भी बहुत इम्पोर्टेंट है मतलब ये बेनिफिट हो गया आईसीटी का। कनेक्टिविटी भी कि हम कनेक्टेड रह सकते हैं, पास कर सकते हैं एक दूसरे से इंफॉर्मेशन। मोबाइल एंड वायरलेस भी आईसीटी का बेनिफिट ये है कि हमें एक जगह पे खड़े होके बात करने की ज़रूरत नहीं है। आज के टाइम में हम चलते हुए भी बात कर सकते हैं, और हम कहीं पे दुनिया के किसी भी कोने में जा रहे हैं तो फिर हमारे पास हमारा फ़ोन रहता है, तो हम उससे कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से। तो वो एक फ़ीचर है आईसीटी का। मल्टीमीडिया तो सबको पता ही है कि मूवीज़ एंड वीडियोज़ जो हम देखते हैं वो आईसीटी का बेनिफिट है। एक तरीके से हम उससे एंटरटेन होते हैं और एजुकेट भी होते हैं। अब हिस्ट्री ऑफ आईसीटी 15 सेंचुरी से ही शुरू हो गई थी। प्रिंटिंग प्रेस, पहले जो इन्फॉर्मेशन पास होती थी प्रिंटिंग से पास होती थी। जैसे कि कोई इन्फॉर्मेशन किसी इंसान के पास है, वो प्रिंट कर देता था और फिर आगे पास ऑन कर देता था। अब बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, ट्रेमेंडियस डेवलपमेंट्स इन 20th सेंचुरी, सच एज द क्रिएशन ऑफ कंप्यूटर, इंटरनेट एंड अदर डिजिटल टेक्नोलॉजीज। ये सब 20th सेंचुरी में हुआ है, सबको पता है। और फर्स्ट जो ई कंप्यूटर क्रिएट हुआ था वो 1940s में क्रिएट हुआ था, जिसको हम आरपानेट कहते हैं, और जिसको आरपानेट कहा गया था, और ये सोवियत यूनियन के टाइम पे क्रिएट हुआ था। इसकी फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी जो ये फुल फॉर्म है इसको मेमोराइज कर लेना। और ये क्रिएट हुआ था 1960s में। एंड इन द 1990s द पब्लिक could avail the access to the internet which further expanded communication and access to information। तो 1990s में जो था हमारा इंटरनेट का कॉन्सेप्ट आ गया था और पब्लिक जो है उसको एक्सेस कर सकती थी। तो ये हिस्ट्री ऑफ आईसीटी है। मतलब मैंने ओवरऑल ऊपर ऊपर से ही बताया, बाकी आगे आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि इंटरनेट की हिस्ट्री क्या है, तो उसमें ज़्यादा क्लियर होगा कि मतलब कैसे कैसे हमारा 5th जनरेशन और 4th जनरेशन ये सब क्या क्या है, आगे देखेंगे। ये कुछ जनरल एब्रीविएशन टर्मिनोलॉजी है जो आई थिंक इज़ इम्पॉर्टेंट, तो ये तुम रीड करके जाना ज़रूर। चैट जीपीटी जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर होता है जीपीटी की फुल फॉर्म, और चैट तो हमें सबको पता ही है क्या होता है, तो उसकी कोई फुल फॉर्म नहीं होती, सिर्फ जीपीटी की फुल फॉर्म होती है। यूआरएल होता है हमारा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। COBOL होता है हमारा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। वाईफाई होता है वायरलेस फिडेलिटी। XML होता है हमारा एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। PNG होता है हमारा पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। PNG हमारा एक इमेज फॉर्मेट है, और XML जो है हमारा एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब कंप्यूटर पे आ जाते हैं। कंप्यूटर एक मेन पार्ट है हमारा आईसीटी का।
क्योंकि यही हमारा एंड पॉइंट है, मतलब यहाँ से कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है और यहीं पे ही एंड होता है। और जो हम क्रिएट करते हैं और मैनेज करते हैं डेटा, वो भी कंप्यूटर का यूज़ करके ही करते हैं। कहीं ना कहीं उसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अटैच्ड रहती हैं, और इंटरनली भी जैसे सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं, वो एक अलग चीज़ है। पर ओवरऑल जैसे हम देखें तो कंप्यूटर ही एक एंड पॉइंट है। तो अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मैनिपुलेट्स इंफॉर्मेशन और डेटा, functioning as a programmable machine to input, process, store and output data। पहले यहाँ तक समझते हैं। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि मैनिपुलेट करता है इन्फॉर्मेशन को। मतलब हमने कुछ इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में डाली तो हम रीड तो कर ही सकते हैं, पर उसके साथ साथ उसको चेंज भी कर सकते हैं और उस डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं प्रॉपरली। और ये प्रोग्रामेबल है, मतलब कि आज आज हम डेस्कटॉप पे हमने कोई आइकन बना दिया, कोई शॉर्टकट बना दिया, तो हम चाहें तो उसको चेंज भी कर सकते हैं। मतलब हम चाहते हैं कि इस पे क्लिक करने के बाद ये ना हो, ये एप्लीकेशन ओपन ना हो, कोई दूसरी एप्लीकेशन ओपन हो, तो वो हम कर सकते हैं, या फिर उसको डिलीट भी कर सकते हैं वहाँ से। तो ये प्रोग्रामेबल हो गया ना एक तरीके से। तो ये मशीन जो है ये पूरी प्रोग्रामेबल है, और किसी ना किसी ने इसको प्रोग्राम ही किया है, इसको ऐसे कि ये आज ऐसे वर्क कर पा रही है। तो प्रोग्रामेबल मशीन टू इनपुट, प्रोसेस, स्टोर एंड आउटपुट डेटा, ये सब चीज़ें प्रोग्रामेबल है। इट फॉलोज इंस्ट्रक्शंस। अब सॉफ्टवेयर में क्या होते थे? इंस्ट्रक्शंस होते थे, मैंने बताया था, तो वो फॉलो करता है। टू परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। अब अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या होते हैं हमारे? प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ये तो होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन। और लॉजिकल ऑपरेशन क्या होते हैं? इफ कंडीशंस, जैसे कि मतलब इस अगर हमने ये टास्क परफॉर्म किया है तो इसके बाद ये होना चाहिए, या फिर इस पे क्लिक करने के बाद ये होना चाहिए। तो ये लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं। इंक्लूडिंग टास्क लाइक डॉक्यूमेंट क्रिएशन, वेब ब्राउजिंग एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। ये तो समझ ही आ गया होगा आप लोगों को। तो ये कंप्यूटर की डेफिनेशन है। आई होप ये समझ में आ गई होगी। एक बार समझ आ जाए तो आगे की चीज़ें ईजी हो जाती हैं। एक बार बेसिक क्लियर होना चाहिए कि कंप्यूटर होता क्या है और क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं जो कंप्यूटर से हो सकती हैं। अब कोर कंपोनेंट्स क्या होते हैं कंप्यूटर के? इनपुट होता है, प्रोसेसिंग होती है, स्टोर होता है और आउटपुट होता है। इनपुट क्या होता है? इनपुट वो होता है जिससे हम डेटा कंप्यूटर को देते हैं, जैसे रिसीव्स डेटा फ्रॉम द डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस एंड स्कैनर। अब ये कंप्यूटर के पर्सपेक्टिव में इनपुट है ना? हमारे पर्सपेक्टिव में तो नहीं है ना, हमारे पर्सपेक्टिव में आउटपुट है, कंप्यूटर के पर्सपेक्टिव में इनपुट है। तो कंप्यूटर के पर्सपेक्टिव में वो रिसीव कर रहा है डेटा फ्रॉम डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस एंड स्कैनर। और भी होते हैं इनपुट डिवाइसेस, वो बाद में डिस्कस करेंगे, बहुत सारे होते हैं। पर लेकिन अभी के लिए एक कोर कंपोनेंट जो कंप्यूटर का होता है वो इनपुट होता है। प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसर होता है एक कंप्यूटर के अंदर। मतलब प्रोसेसर का काम क्या होता है? जो प्रोसेस करता है डेटा को, मतलब कोई भी अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन है उसे परफॉर्म करता है, या फिर कुछ सेट ऑफ कमांड्स है जिनको एग्जीक्यूट करता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी इसको हम कहते हैं, सीपीयू। अब स्टोरेज आता है। स्टोरेज हमारी होती है जिसमें क्योंकि ये जो डेटा है कहीं ना कहीं स्टोर भी होना चाहिए प्रोसेस करने के लिए, तो यहाँ पे स्टोरेज का काम आता है। सेव्स डेटा एंड फाइल्स वाया हार्डवेयर, हार्ड ड्राइव्स, रैम एंड अदर स्टोरेज डिवाइसेस। ये भी क्लियर होगा ऑलमोस्ट कि मतलब जो भी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं उसमें हम स्टोर कर सकते हैं डेटा। ये भी एक कंपोनेंट है उसका, कंप्यूटर का। अब आउटपुट, जिसमें जिसमें हमारा आउटपुट डिस्प्ले होता है, मॉनिटर्स एंड प्रिंटर्स। तो जिस स्क्रीन पे आप देख रहे हैं वो आउटपुट कंपोनेंट हो गया कंप्यूटर का। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं हम। तो क्लासिफिकेशन दो दो बेसिस पे होता है, पहला टाइप है और दूसरा साइज है। तो टाइप ऑफ डेटा हैंडलिंग, मतलब एक कंप्यूटर किस टाइप का डेटा इनपुट में ले रहा है या फिर हैंडल कर रहा है, उसको उसके बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया है कंप्यूटर्स को। जैसे कि हमारा एनालॉग कंप्यूटर हो गया, डिजिटल कंप्यूटर हो गया, हाइब्रिड कंप्यूटर हो गया। एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं? ये होते हैं कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। जैसे कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन क्या हो गई हमारी? जैसे स्पीडोमीटर, बारोमीटर और ट्रेडिशनल थर्मामीटर। जैसे कि स्पीडोमीटर है तो उसमें कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन आ रही है कि एक चीज़ की स्पीड क्या है। तो इस चीज़ को प्रोसेस करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर्स यूज होते हैं। मतलब कि वो डिस्क्रीट नहीं है। डिस्क्रीट मतलब होता है जिसमें 0 1 होते हैं, जिसमें गैप्स होते हैं। मतलब अभी इंफॉर्मेशन है, अब बिल्कुल जीरो इंफॉर्मेशन है। उसमें मतलब हम ये मेजर नहीं करते कि इंफॉर्मेशन है कितनी। जैसे कि डिस्क्रीट में
ये नहीं पता होता हमें कि या तो वैल्यू होगी या फिर नहीं होगी, डिस्क्रीट में ऐसा चलता है। पर एनालॉग में क्या होता है कि कितनी वैल्यू है ये भी डिपेंड करता है। जैसे अभी 10 स्पीड है, अब 20 हो गई, 30, 40, 50 और फिर अब डिक्रीज हो रही है, या फिर 0 भी हो सकती है उसमें। पर लेकिन एनालॉग में ये होता है कि हमारा कंटिन्यूअस होता है और उसमें हम एक्चुअल वैल्यूज को देखते हैं। ऐसा नहीं होता कि 0 या 1 होगा। 0 1 का मतलब ये होता है कि वैल्यू है या नहीं है। ऐसा नहीं, सिर्फ इस चीज को नहीं देख रहे हैं हम, ये भी देख रहे हैं कि वो वैल्यू है क्या। तो इसको हम एनालॉग कहते हैं। और जो इस टाइप के इनपुट को हैंडल करता है उसको एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। अब डिजिटल कंप्यूटर क्या हो गए हमारे लैपटॉप, स्मार्टफोन और कैलकुलेटर्स। इसको समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कि कि ये सब डिजिटल है, मतलब हम अगर देखें ध्यान से तो ऑडियो सिग्नल्स भी तो हम पास करते हैं ना। ऑडियो सिग्नल भी तो एक तरीके का एनालॉग सिग्नल ही हो गया। पर लेकिन ये डिजिटली कैसे हैंडल करता है फिर लैपटॉप या स्मार्टफोन। तो लैपटॉप जो होता है हमारा या स्मार्टफोन होता है, ये बेसिक लेवल पे कैसे वर्क करता है, ये 0 1s में वर्क करता है। मतलब कि ये हर हर चीज को जो भी इसके पास इनपुट मिलता है उसे 0 या 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम कि एनालॉग को डिजिटल में चेंज नहीं कर सकते। तो क्या करता है कि जैसे अब हम ऑडियो पास कर रहे हैं कंप्यूटर को, तो वो एनालॉग को डिजिटल में चेंज करेगा और फिर उसको प्रोसेस करेगा। फिर बाहर वापस सेंड करते हुए आउटपुट देते टाइम दोबारा से वो उसको एनालॉग में चेंज करेगा स्पीकर्स के थ्रू। तो इस तरीके से ये पॉसिबल हो पाता है। पर लेकिन एक्चुअल प्रोसेसिंग वो जो कर रहा है वो किन सिग्नल्स की कर रहा है, वो डिजिटल सिग्नल्स की कर रहा है। तो इसीलिए उसको डिजिटल कंप्यूटर कहा गया है। अब हाइब्रिड पे आ जाते हैं। हाइब्रिड क्या होते हैं, उसमें दोनों ही यूज होते हैं। और आज मतलब जैसे पेट्रोल पंप्स हो गए, उसमें फ्यूल को मेजर भी किया जाता है और डिजिटली डिस्प्ले भी की जाती है कॉस्ट। ईसीजी मशीन्स हो गई, उसमें भी ऐसे ही होता है कि इनपुट जाता है हमारा एनालॉग की फॉर्म में और फिर डिजिटली उसको प्रोसेस किया जाता है। उसी तरह रेडार सिस्टम में भी होता है। सो एनालॉग कंप्यूटर प्रोसेस कंटिन्यूअस physical data like speed or temperature for real time, fast but use but less precise simulations. Digital computer use discrete binary data 0 and 1 for high precision general purpose computing. Hybrid computers combine the two, utilizing analog speed for processing and digital accuracy for control. तो ये बेसिक्स हो गए, ये बेसिक डेफिनेशन हो गई। बाकी मैंने बता दिया कि एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड में डिफरेंस क्या होता है। और इसमें एक डिफरेंस और था कि ये एनालॉग कंप्यूटर्स जो होते हैं वो फास्ट होते हैं बट एक्यूरेट नहीं होते, बल्कि डिजिटल कंप्यूटर्स जो होते हैं वो एक्यूरेट होते हैं, उतने फास्ट ना भी हों। अब ये है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द कंप्यूटर। अब 4 तरह के हमारे कंप्यूटर्स होते हैं बेस्ड ऑन द साइज। सबसे पहले सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर। तो इसको या तो इस लिस्ट को तुम पूरा पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो इसका और फिर पढ़ सकते हो। सुपर कंप्यूटर हमारा लार्जेस्ट होता है, मेन फ्रेम उससे छोटा, मिनी कंप्यूटर उससे छोटा और माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा होता है। और स्पीड भी इसी ऑर्डर में होती है और स्टोरेज भी हमारी सेम ही ऑर्डर में होती है और कॉस्ट भी ऑब्वियसली सेम ही ऑर्डर में होती है। यूज़र कितने सपोर्ट करते हैं ये भी सेम ऑर्डर में होता है हमारा। मिनी कंप्यूटर, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, मिनी कंप्यूटर डजन टू हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स को सपोर्ट करता है। उसका पर्पस देख लेते हैं। सुपर कंप्यूटर हमारा किस लिए यूज होता है, कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए यूज होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर किस लिए यूज होता है, बल्क डेटा प्रोसेसिंग के लिए होता है। मिनी कंप्यूटर किस लिए होता है, ऑर्गेनाइजेशनल टास्क के लिए यूज होता है। और माइक्रो कंप्यूटर किस लिए होता है, पर्सनल एंड प्रोफेशनल यूज। तो माइक्रो कंप्यूटर बेसिकली जो हम पर्सनल कंप्यूटर यूज करते हैं वो होता है। ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इनको तुम याद कर सकते हो, पर आई थिंक इतना इम्पोर्टेंट नहीं भी है, ये नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। और ये उसके बाद हम पर लेकिन इनको याद कर लेना, शायद इन पे आया हुआ है क्वेश्चन। तो ये परम हो गया हमारा सुपर कंप्यूटर, सबमिट, फूगाकू, ये सब सुपर कंप्यूटर्स हो गए। IBM Z सीरीज जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर है। PDP-11 VAX जो है मिनी कंप्यूटर है। और डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट जो हम यूज़ करते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर है। अब यूजेज एरियाज क्या क्या हैं, जैसे सुपर कंप्यूटर हम वेदर फोरकास्टिंग, स्पेस रिसर्च,
रिसर्च और साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज़ करते हैं सुपर कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर किस लिए यूज़ होते हैं? बैंक वगैरह में जो बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं प्रोसेस करने के लिए और स्टोर करने के लिए डेटा, उसके लिए यूज़ होता है। रेलवेज, इंश्योरेंस में। मिनी कंप्यूटर्स क्या होता है? यूनिवर्सिटी और स्मॉल इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। ये भी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होते हैं, पर रिलेटिवली स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ होते हैं। और माइक्रो कंप्यूटर्स ऑफिसेज, होम या पर्सनल यूज़ के लिए होते हैं। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं हम इसके। तो विच कंप्यूटर कैन डील विद एनालॉग डेटा? ये तो शायद सबको पता होगा, एनालॉग कंप्यूटर। सो आंसर है एनालॉग कंप्यूटर। डैश इज ऑल्सो नोन एज माइक्रो कंप्यूटर। तो ये हमारा पर्सनल कंप्यूटर ही है जो मैंने बताया था अभी इस पिछली स्लाइड में, माइक्रो कंप्यूटर। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर हैज 2 और मोर प्रोसेसर एंड सपोर्ट्स 4 to 200 यूजर एट वन टाइम? मिनी कंप्यूटर मैंने बताया था ना, उस पर क्वेश्चन भी आया, तो ये मिनी कंप्यूटर। ऑल मॉडर्न कंप्यूटर्स लाइक लैपटॉप, डेस्कटॉप इंक्लूडिंग स्मार्टफोन आर डैश कंप्यूटर्स। ये तो माइक्रो कंट्रोल, ओ सॉरी, डिजिटल भी है, मतलब माइक्रो भी कंप्यूटर्स हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स तो हैं ही ये सब। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं नेट में, देख सकते हो तुम। आई होप सबको समझ में आ गया। नेट में तो ऑप्शन दिया होगा, तो इसमें एनालॉग, डिजिटल, ऐसे हाइब्रिड ऐसे ऑप्शन दिया होगा, तो इसमें डिजिटल सेलेक्ट करना है तुमको। और अगर मिनी माइक्रो के बेसिस पे है तो माइक्रो कंप्यूटर होता है हमारा जो पर्सनल डेस्कटॉप लैपटॉप कंप्यूटर होता है। अब जो कंप्यूटर होता है उसके, ये एक छोटा सा वर्क फ्लो डायग्राम बनाया हुआ है। इसमें क्या होता है, जैसे जो हमारा बीच में होता है इसमें प्रोसेसिंग होती है, यही हमारा मेन कंप्यूटर होता है। उसमें इनपुट दे सकते हैं हम, कीबोर्ड, माउस और भी इनपुट डिवाइसेस होते हैं उसके थ्रू, और आउटपुट मिलता है मॉनिटर या प्रिंटर के थ्रू। अब हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को डिस्कस कर लेते हैं। सीपीयू में, सीपीयू का एक पार्ट होता है, जो हमने इनपुट डिवाइसेस देख लिए, कुछ आउटपुट डिवाइस देख लिया, पर ये जो बीच में हो रहा है टास्क, ये क्या होता है? तो ये सीपीयू के थ्रू होता है। मतलब सीपीयू हमारा जो होता है मेन ब्रेन होता है कंप्यूटर का, जो कि एक्चुअल में टास्क परफॉर्म करता है। बाकी वो हेल्प लेता है, जैसे स्टोरेज डिवाइस की, इनपुट डिवाइस की और आउटपुट डिवाइस की। और इनपुट डिवाइस की इनपुट लेने के लिए, आउटपुट डिवाइस की आउटपुट दिखाने के लिए, और स्टोरेज डिवाइसेस की डेटा को स्टोर करने के लिए। पर एक्चुअल में प्रोसेसिंग क्या क्या यूज़र चाह रहा है, क्या इंस्ट्रक्शंस हमें एग्जीक्यूट करना है, वो सब सीपीयू डिसाइड करता है। सो सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू इज कनेक्टेड विद द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर यूजिंग बस ऑन द मदरबोर्ड। ये बस से कनेक्टेड होता है, तो इससे स्टोरेज वगैरह एक्सेस कर पाता है, स्टोरेज एंड रैम। रैम हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, तो सीपीयू रैम का यूज़ करके कुछ टेम्परेरी डेटा उसके अंदर रखता है प्रोसेसिंग के लिए। और वो कनेक्ट कैसे करता है उससे? बस का यूज़ करके। बस मतलब समझ लो वायर्स हैं जिससे वो कनेक्टेड है सारी चीज़ें मदरबोर्ड में। द इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड टू द सीपीयू एंड इट प्रोसेस इट। ये इंफॉर्मेशन सेंड होती है सीपीयू में और वो प्रोसेस करता है। सीपीयू नॉट ओनली ट्रांसलेट द डेटा, इट कंट्रोल्स द डेटा फ्लो। सो सीपीयू खाली ट्रांसलेट नहीं करता डेटा, मतलब कुछ डेटा मिला उसको ऐड करके सेंड नहीं कर देता, और वो डेटा फ्लो को भी कंट्रोल करता है। मतलब कहाँ से डेटा आना चाहिए, फिर कहाँ जाना चाहिए, ये सब चीज़ें भी कंट्रोल करता है। तो सीपीयू में दो यूनिट्स होती हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होती है जो मैथमेटिकल एंड लॉजिकल डिसीजंस लेती है, और कंट्रोल यूनिट होती है जो कि कोऑर्डिनेट करती है, कंट्रोल करती है डेटा फ्लो को इन एंड आउट ऑफ सीपीयू। अब तो ये देख लेते हैं, ये भी कुछ कुछ क्वेश्चन है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीपीआरएस? जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफडीडीआई? फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीबी? टेराबाइट। फुल फॉर्म ऑफ एसएमएस, शॉर्ट मैसेज सर्विस। तो ये सारी मतलब फुल फॉर्म्स हैं, एब्रीवेशंस हैं, ये तुम्हें याद करनी पड़ेंगी। और जैसा कि मैंने कहा, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा मैं, उस पर जाके देख लेना, सारी दी हुई हैं, उसको जाके पढ़ लेना कम से कम। या तो प्रिंट आउट निकाल के अपनी जहाँ पे तुम पढ़ाई करते हो उस वॉल पे लगा दो सामने, ताकि वो बार बार दिखती रहे, तो तुम्हारे दिमाग में वो सेव हो जाएंगी, मेमोराइज हो जाएंगी वो ऑटोमेटिकली। या फिर तुम उसे कम से कम 10 से 15 बार पढ़ लो, तो वो याद रहेंगी फिर। तो ये बहुत ज़रूरी है। एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है नेट में इस पे, एब्रीवेशन के बेसिस पे, तो ये देख लेना तुम। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक you all for watching this video, and do subscribe the channel and also like this video. Thank you.